एनसीईआरटी क्लास 11th इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिस्कशन के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पॉवर्टी डिस्कस करी थी, इसीलिए आज हमने फ्रेश चैप्टर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आज ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो है पहले के टॉपिक्स में डिस्कस की हुई हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। तो इसलिए हमने आज बैकग्राउंड डिस्कस नहीं किया है, ये सब आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, गांधी यूज द मेन्यू ऑफ द प्रिजनर एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की अवधारणा दी। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले वो गरीबी रेखा की अवधारणा देते हैं, और जो एक प्रिजनर का या कैदी का मेन्यू होता है उसी को उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कहा। ये है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी नहीं, ये दादा भाई नेहरूजी थे। जिन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया था, और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है। गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट तो गांधी नहीं, दादा भाई नेहरूजी थे जिन्होंने सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा दी थी, अवधारणा पर चर्चा की थी। और बाकी सारी बातें दोनों में सही हैं, केवल दोनों में जो गांधी इस्तेमाल किया गया उसकी जगह दादा भाई नेहरूजी होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप यहाँ पर डी लगाएंगे, नाइदर ऑफ देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओकेजनली पुअर, चर्निंग पुअर एंड क्रॉनिक पुअर। आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओके। देखिए पावर्टी जब हमने डिस्कस की थी तो आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, एक पुअर और दूसरा नॉन पुअर। पुअर का भी अपना क्लासिफिकेशन है, और ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको याद भी रखने हैं। ठीक है। तो ओकेजनली पुअर के लिए लिखा है हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सम टाइम हैव अ पैच ऑफ बैड लक। जो नॉर्मली रिच होते हैं, यहाँ पर रिच का मतलब नॉन पुअर ही है। ठीक है, इसको आप नॉन पुअर ही मानिए। जो नॉर्मली नॉन पुअर होते हैं और बट लेकिन कभी कभी उनका समय सही नहीं होता है और वो गरीब हो जाते हैं, इनको ओकेजनली पुअर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है चर्निंग पुअर, यानी कि हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। यानी कि वो जो हैं पॉवर्टी लाइन पर ही होते हैं, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, मतलब ये इनका साइकिल चलता रहता है। और क्रॉनिक पुअर हु मे समटाइम्स हैव अ लिटिल मोर मनी। ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो है ओकेजनली पुअर, ये सही है, ये कभी कभी गरीब हो जाते हैं। और कभी कभी गरीब का जैसे आप एग्जाम्पल देखें, कोविड आया तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। लेकिन अब जब पोस्ट कोविड दौर आएगा और उन्हें एम्प्लॉयमेंट फिर नॉर्मली मिलने लगेगा तो वो फिर से नॉर्मली रिच जीवन जीने लगेंगे, यानी नॉन पुअर जीवन जीने लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। टर्निंग पुअर वो होते हैं जो कभी गरीब कभी नॉन गरीब होते हैं। जैसे मान के चलिए जो एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक है, तो जब सीज़न होता है तो वो गरीब नहीं होते हैं। जब क्रॉप सीज़न नहीं होता उनके पास का, दे आर आउट ऑफ वर्क, तो वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो इनको हम चर्निंग पुअर कह सकते हैं। और क्रॉनिक पुअर्स वो होते हैं जिनके पास कभी ओकेजनली वर्क ज़्यादा आ गया और अच्छा पैसा आ गया, लेकिन नॉर्मली ये पुअर ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। तो उनको हम क्रॉनिक पुअर, यानी कि ये हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। ओकेजनली ही, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में इनके पास पैसा आ जाता है और ये बाहर चले जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इसमें हम जाएंगे डी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। देखिए किसी भी जो पावर्टी है, जो गरीबी है, उसको मेज़रमेंट करने के लिए ये एक मेथड है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अगर हम व्यक्ति का एक्सपेंडिचर जान जाएं कि उस महीने भर में कितना खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब उसके आसपास उसकी इनकम हो रही है, और वो उतना खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो पुअर है या नहीं है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द पुअर एज अ ग्रुप to be taken care of by the government, but it would be difficult to identify who among the poor needs help the most। ठीक है, अब इसमें हमने केवल ये देखा कि खर्चा कितना कर रहा है, ठीक है, उसकी इनकम कहाँ से हुई ये नहीं देख रहे हैं। तो एक ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो गरीब है या नहीं गरीब है, उसके खर्चे के बेस पर, उसकी एक्सपेंडिचर के बेस पर, लेकिन इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसको मदद की ज़रूरत है और किसको मदद की ज़रूरत नहीं है। If it groups all the poor together and does not differentiate between the very poor and the other poor। सेम बात है जो मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन करी। क्वेश्चन है कि which of the following are correct, तो आप इसमें लगाएंगे सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following statements about the National Social Assistance Program। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये जो एल्डरली पीपल है उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। अंडर दिस प्रोग्राम एल्डरली पीपल हु डू नॉट हैव एनी वन टू टेक केयर ऑफ देम आर गिवन पेंशन टू सस्टेन देमसेल्व्स। ओके, पुअर वुमेन, who are destitute and widows are also covered under this scheme। yes, जो गरीब महिलाएं हैं, जो कि विधवा हैं, बेसहारा हैं, उनको भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको भी इसके अंतर्गत पेंशन दी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन ये है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसलिए हम इस पर डी लगाएंगे, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है फिजिकल कैपिटल is tangible and can be easily sold in the market like any other commodity, while human capital is intangible and human capital is not sold in the market। जो फिजिकल कैपिटल है, जैसे लैंड है, मशीनरी है, ये टेंजिबल है, यानी कि इसको छू सकते हैं, मूर्त है, और इसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, जबकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंटेंजिबल है। ठीक है, और इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी बिल्ट इवन थ्रू इंपोर्ट्स, whereas human capital formation can be done through conscious policy formulations। ठीक है, मतलब फिजिकल कैपिटल को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप जो है मंगवा लेते हैं, मशीनरी मंगा सकते हैं, प्लांट मंगा सकते हैं, तो उससे आप बढ़ा सकते हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कल मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल डिस्कस किया था, क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा उसमें, जैसे उसके एजुकेशन पर, हेल्थ पर। तो इसके लिए आपको एक कॉन्शियस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक सोच समझ करके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, both of them, none of them, 1 and 2। आर नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, करेक्ट पूछते तो सी होता, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो डी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी भी टारगेट के लिए, एंड का मतलब लक्ष्य के लिए, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमंस को साधन के तौर पर इस्तेमाल करती है, एज अ मीन्स इस्तेमाल करती है. ओके, एज पर ह्यूमन कैपिटल पर्सपेक्टिव, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट इन्हांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अगर एजुकेशन हेल्थ आदि में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी ह्यूमन कैपिटल अनप्रोडक्टिव मानी जाएगी अगर वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन ऐसी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, गुड्स बढ़ें, सर्विसेज बढ़ें, तो उस एजुकेशन का कोई भी इन्वेस्टमेंट फ़ायदा नहीं देगा. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है. तो इसमें हम जाएंगे सी के साथ, यानी कि बोथ ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 7. Education Commission 64-66 had recommended that at least 5% of GDP is spent on education, 3%, 2%, 6%. It was 6%. एजुकेशन कमीशन के द्वारा कि जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए. नेक्स्ट वन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है. कुटुंबश्री योजना जो वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, ये कहाँ की है, किस जरूरत है तो उसको 25,000 का लोन मिल गया, जिसे बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट देना है उसको और पे कर सकता है. तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपस में ही वो क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देते हैं और मदद हो जाती है एक दूसरे की, और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रमोट करेगा और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पूल्ड मनी से एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी. तो जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट सही है. सी. एंड द लास्ट क्वेश्चन, who did not have the required information on prices prevailing in the market were often forced to set low prices. ऐसी तरह आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो जो भी प्राइस बता देगा खरीदने वाला दुकानदार, आपको उस पर बेचना पड़ेगा. तो ये एक जनरल कंडीशन थी आज़ादी से पहले की. कोई भी नॉलेज नहीं था, अकाउंट्स वगैरह समझना तो वैसे भी बहुत मुश्किल था उनके लिए. जैसा भी ट्रेडर लेता था और जिस भी रेट पर लेता था उनको देना पड़ता था. यानी कि इसका जो है करेक्ट बताना है तो दोनों सही हैं, यानी कि इसका आंसर होगा सी. तो आज के चैप्टर में हम लोग चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चंस कवर किए हैं. कल हम लोग 6, 7, 8 करेंगे.